Microeconomics primarily studies, but obvious है individual. Central problem of an economy arises from scarcity of resources. Production possibility curve represents maximum potential output. ठीक है, बेस्ट यूज किया जाए रिसोर्सेस का तो कितना मैक्सिमम हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो ये बताता है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन. फिर आइए फिफ्थ वाले पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ एन इकोनॉमी. ऑल, सारे हैं. अ पॉइंट इनसाइड द पीपीसी इंडिकेट्स इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. अगर होता ऑन द पीपीसी फुल यूटिलाइजेशन. फुल यूटिलाइजेशन या एफिशिएंट भी कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वर्ड तो वैसे फुल यूटिलाइजेशन है. और आउटसाइड द पीपीसी है तो अनअटेनेबल है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये सब भी आप कह सकते हैं. एन आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी सजेस्ट, हाँ, बाहर की ओर अगर जा रहा है तो वो तभी हो सकता है जब रिसोर्स बढ़े या टेक्नोलॉजी और बेहतर हो जाए. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रियल कॉस्ट. रियल का मतलब होता है जो वाकई में मॉनेटरी टर्म्स में हम कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ दिमाग में रखते हैं कि अगर ऐसा ना करके ऐसा कर रहे होते तो क्या होता. ये सिर्फ हम लोग कैलकुलेट दिमाग में करते हैं, इसको वाकई में कैलकुलेट करके लिखते नहीं है हम अपनी बुक्स में, इसलिए ये रियल कॉस्ट है. रियल का मतलब इमेजिनरी. माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम. ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम पे ये फोकस करता है. द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेट्स टू सिलेक्शन ऑफ गुड्स. क्या बनाएं, नेसेसरी बनाएं, कंफर्ट बनाएं या फिर लग्जरी बनाएं. प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस रेफर्स टू choice of technology, whether we should employ labor intensive technique or capital intensive. Problem of for whom to produce, income distribution से इसका लेना देना. A point outside the PPC is unattainable with current scenario. जब तक टेक्नोलॉजी या रिसोर्स नहीं बढ़ेंगे ये आप अचीव नहीं कर सकते. Opportunity cost is always पॉजिटिव. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी नेगेटिव नहीं होती. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसीलिए है क्योंकि उसमें कुछ आपको रिटर्न मिल सकता था, कुछ बेनिफिट हो सकता था जो कि आपने छोड़ दिया क्योंकि उससे भी बेहतर आप करने के लिए तैयार हो गए थे. माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, इंडिविजुअल प्राइसेस. स्कैर्सिटी लीड्स टू चॉइस मेकिंग. चॉइस मेकिंग. PPC is also known as ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर. इसलिए स्कैर्सिटी की वजह से चॉइस मेकिंग हमें करनी पड़ती है. इमेजिन हम लोग लाइफ में चॉइसेस करते हैं हर मोड़ पे लाइफ में, है ना. ज्यादा दूर नहीं, अभी आपने सीयूईटी का फॉर्म भी भरा तो उसमें भी तो आपने सारे डोमेन सब्जेक्ट्स में से चूज किया ना कि यार ये 2 हैं या ये 3 हैं जो हमें चूज करने हैं. ये चॉइस मेकिंग हम लोग क्यों करते हैं? बिकॉज वी हैव स्कैर्सिटी ऑफ एवरीथिंग, है ना. हमारे पास टाइम स्कैर्स होता है, मनी स्कैर्स होता है, एफर्ट्स लिमिटेड होते हैं जो हम लगा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात हमारी लाइफ खुद अपने आप में वो भी तो स्कैर्स है, अनलिमिटेड थोड़ी ना है. तो लाइफ में चॉइस मेकिंग स्कैर्सिटी की वजह से होती है. इमेजिन कि अगर लाइफ में कोई भी चीज अनलिमिटेड हो तब हमें चॉइस मेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब जैसे हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या चॉइस करके लेते हैं? अभी ज्यादा खींच लेते हैं, घर पहुंच के थोड़ा कम कम लेंगे क्योंकि लिमिटेड है, खत्म ना हो जाए, ऐसा करते हैं क्या हम लोग? या रिचार्ज खत्म हो जाएगा, है ना, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए, वॉक कर रहे हैं, ना, क्योंकि खत्म हो गया रिचार्ज एक बार की. तो ऐसा नहीं है ना, वहां पे तो हम जितना चाहेंगे उतना ऑक्सीजन ले सकते हैं क्योंकि वो अनलिमिटेड है, वहां चॉइस नहीं करनी है.
लेकिन आप, भगवान न करे, कोई भी हॉस्पिटलाइज होता है, वहां जो ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है वो लिमिटेड होता है, उसका बिल पे करना पड़ता है। तो घर वालों को भी सोचना पड़ता है यार कहां पे एडमिट कराएं, कहां पे ना कराएं, कैसे कराएं, क्योंकि यार इतना ज्यादा बिल बन रहा है तो हम कैसे मैनेज करेंगे इसको। तो चॉइस मेकिंग इसीलिए होती है क्योंकि चीजें हमारे पास लिमिटेड होती है। ये तो हो गया। 18th, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मेजर्ड इन रियल कॉस्ट है तो रियल टर्म्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस लिमिटेड रिसोर्सेस की वजह से। स्लोप ऑफ पीपीसी रिफ्लेक्ट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये पीपीसी का जो स्लोप होता है ये वाला, तो ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कॉन्केव होता है, किसकी वजह से होता है? क्योंकि एक प्रोडक्ट आप लगातार बढ़ाते हैं कांस्टेंट रेट पे और वाई प्रोडक्ट लगातार घटाते हैं एट इंक्रीजिंग रेट पे। तो यू आर सैक्रिफाइसिंग वन फॉर अनदर। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। फिर आइए, माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन इंडिविजुअल डिमांड। रिसोर्स एलोकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज अराइजेस ड्यू टू, क्योंकि लिमिटेड होते हैं रिसोर्सेज, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट कहां करें कहां ना करें, इसको लेकर के हमें बार बार फैसले लेते समय दिक्कत आती है लाइफ में। पीपीसी इज टिपिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्केव शेप कर्व. Opportunity cost is the cost of best alternative for one. Microeconomics studies consumer behavior. Economic growth तो macroeconomics का पार्ट हो जाएगा. Scarcity is a permanent problem. ये कोई टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं है या फिर खाली एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, ऐसा नहीं है. ये एक परमानेंट प्रॉब्लम है जिसको हर किसी को हर समय फेस करना पड़ता है लाइफ के हर मोड़ में, हर जगह पे. फिर आइए, शेप ऑफ पीपीसी इज यूजुअली कॉनकेव. लीनियर शेप कब होता है? जब बढ़ने और घटने दोनों की स्पीड कांस्टेंट हो. कॉन्वेक्स कब होता है? जब घटने की स्पीड डिमिनिशिंग हो. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ मेजर ऑफ एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट बोथ. दोनों तरह के खर्चों को हम कंसिडर करते हैं, जो हमारी जेब से बाहर जा रहे हैं या जो हम किसी को दे नहीं रहे हैं लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ये खर्च तो हो रहा है क्योंकि हम अपने ही रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. यस. फिर आइए, central problems of an economy arise from limited resource and unlimited wants. PPC shows the trade-off. Trade-off का मतलब होता है balance between two goods. Balancing करते हैं ना हम कि एक ज्यादा प्रोड्यूस हो गया है तो अब उसे थोड़ा कम करते जाओ और जो कम था उसे बढ़ाते जाओ. इसीलिए तो we are sacrificing one product for another. Opportunity cost is related to choice. Microeconomics is concerned with individual price determination. A point on the PPC curve, efficient resource utilization या full resource utilization. अब यहां पे efficient दिया था तो वही ले लिया हम लोगों ने. अब सीक्वेंस बताओ. सेंटर प्रॉब्लम का सीक्वेंस बहुत ही आसान है. What, how and for whom. A. Arrange the stages of analyzing opportunity cost. Identify the alternatives. Alternative खोजो पहले क्या क्या है. Evaluate alternatives. जितने भी ऑल्टरनेटिव आपने देखे A, B, C, D, E जो भी हैं, अब उन्हें इवैल्यूएट करो कि इसमें कौन सा कैसा है, बढ़िया है, खराब है, जो भी है. फिर चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. अच्छाइयों और बुराइयों को कंपेयर करके चूज करो कि बेस्ट क्या होगा आपके लिए और फिर कैलकुलेट द फॉरगॉन वैल्यू. आपने जो चूज किया है वो इसीलिए किया क्योंकि कोई और आपने चूज नहीं किया. तो जो आपने छोड़ दिया उसको छोड़ने पे क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ या क्या हुआ, उसे कैलकुलेट करो. तो ए.
अरेंज द स्टेप्स इन पीपीसी। हाँ, ए क्या कह रहा है? डिफाइन गुड्स, डिटरमाइन रिसोर्स अवेलेबिलिटी, प्लॉट कॉम्बिनेशन, ड्रॉ द कर्व। हाँ सही है, यही होगा। डिफाइन द गुड्स, पहले सोच लो बनाना क्या है। डिटरमाइन करो रिसोर्सेज हैं कितने आपके पास, फिर कॉम्बिनेशंस बनाओ कि कितना कितना बनाना है, और उसके हिसाब से फिर कर्व ड्रॉ करो। अरेंज हाँ, तो माइक्रो, मैक्रो और इंटरनेशनल। वैसे तो इंटरनेशनल इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इटसेल्फ, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन बनाना है हम लोग को, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे बता दो बस खाली, माइक्रो इकोनॉमिक्स का किससे डील करेगा? इंडिविजुअल, पीपीसी। पीपीसी क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, फिर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, स्केर्सिटी, लिमिटेड रिसोर्सेस। What to produce is selection of goods. How to produce? Choice of technique. Whom to produce? Or resource allocation always scarce. फिर ये वाला है आपका point inside the PPC. Inefficient use. Point on PPC. Maximum output. Point outside, unattainable, shift of PPC, change in resource availability होगा तभी ऐसा हो पाएगा। Individual demand, single, national output, total production, market equilibrium, interaction of demand and supply, fiscal policy, government spending and taxation. Fiscal policy इनडायरेक्टली हम इसको स्टेबलाइजेशन पॉलिसी भी कहते हैं। सरकार के ये दो हथियार होते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन। आसान भाषा में कहें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू। गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू को बैलेंस करती है देश को स्टेबलाइज करने के लिए। असर्शन वाला बताइए, स्कैर्सिटी इज द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। It forces individuals and societies to make choices. यही तो इतनी देर से बात कर रहे थे हम, दोनों सही है। ए फिर PPC is a downward sloping curve. To produce more of one good, some of other good must be sacrificed. इसी वजह से तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। पैसेज पे आइए। Microeconomics is the study of individual economic units and their interaction within markets. It addresses fundamental questions such as what, how, and for whom to produce, stemming from scarcity of resources. The production possibility curve illustrates the maximum combination of goods that can be produced with given resources, highlighting the concept of opportunity cost. सब जनरल बातें आप समझ सकते हैं। Point inside the PPC indicates inefficient resource utilization, while points outside the PPC are unattainable with current technology and resources. According to the passage, what is the core focus of microeconomics? What does the PPC demonstrate as described in the passage? Maximum potential output combination. What does a point inside the PPC signify according to the passage? Inefficient use. What is the root cause of the fundamental question addressed by microeconomics? Scarcity of resources. Clear everybody? चलिए इसको रोकते हैं जरा। ठीक है, हाँ भाई। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ये वाला टॉपिक देखा था, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं, पीपीसी क्या है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये सारी बातें
देखी थी। अब आते हैं हम लोग इसके सेकंड टॉपिक पे, ठीक है। सेकंड टॉपिक है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। क्या है ये, चलिए देखते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सबसे पहले तो मीनिंग एंड अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच। तो पहले तो मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मैंने दोनों बातें आपको बताई थी। एक होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है द पॉइंट एट विच कंज्यूमर अटेन्स मैक्सिमम satisfaction, and producer equilibrium is the point at which producer gains maximum profit। ठीक है, तो क्या है ये? Consumer equilibrium refers to a situation where consumer maximizes their satisfaction, यानी कि utility given their income and prices of goods। यानी कंज्यूमर के पास जो लिमिटेड इनकम वगैरह है और जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है मार्केट में गुड्स का, उसके बेसिस पे आप कैसे मैक्सिमम बेनिफिट पा सकते हैं, दैट इज द वर्क ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यूटिलिटी अप्रोच, देखो यूटिलिटी ना दो तरीके की स्टडी में आती है, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। कार्डिनल यूटिलिटी कहती है कि यूटिलिटी कैन बी क्वांटिफाइड, यूटिलिटी को आप नंबर्स में, यूनिट्स में, यूटिल्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट प्रोफेसर मार्शल ने दिया कार्डिनल यूटिलिटी का, इसलिए इसको मार्शिलियन यूटिलिटी एनालिसिस भी कहा जाता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। ऑर्डिनल कहता है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, इट कैन ओनली बी रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। आप प्रेफरेंस ऑर्डर एक स्केलिंग कर सकते हैं कि सबसे बढ़िया, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद सबसे खराब। और ये कॉन्सेप्ट दिया प्रोफेसर जे.आर. हिक्स एंड एलन ने। क्योंकि हिक्स द्वारा ये दिया गया तो इसका एक और नाम पड़ जाता है हिक्सियन यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक, अब यहां देखो क्या लिखा है, यूटिलिटी इज द सैटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड। ये आप जानते हो। कंज्यूमर एम्स टू मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी विद इन द बजट कॉन्स्ट्रेंट। बजट कॉन्स्ट्रेंट का मतलब है कि लिमिटेड इनकम के साथ कैसे हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन करें। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो तरीके से होता है, एक होता है आपका वन कमोडिटी केस और एक होता है आपका टू कमोडिटी केस। दोनों आपने पढ़ा है क्लास 12th में, जो आईएससी वाले हैं, और जो सीबीएसई वाले हैं उन्होंने इसको क्लास 11th में पढ़ा है। वन कमोडिटी के लिए क्या होता है, a consumer achieves equilibrium when marginal utility of the goods equals its price। आसान भाषा में कहें तो फॉर्मूला क्या होता है, MUX becomes equal to PX। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो समझ लीजिए क्या है ये, if MUX is greater than PX, यूटिलिटी आपको ज्यादा मिल रही है, खर्चा कम है, तो आप कंजम्पशन ज्यादा करोगे या रोक दोगे, और करोगे, कंज्यूमर बायस मोर। इफ MUX इज लेस देन PX, यूटिलिटी कम मिल रही है, प्राइस ज्यादा देना पड़ रहा है, अब आप कंजम्पशन कम करोगे, कंज्यूमर बाय लेस। टू कमोडिटी के लिए क्या होता है, अ कंज्यूमर अचीव्स इक्विलिब्रियम व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स इक्वल्स द रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। अगर X और Y दो प्रोडक्ट हम एक साथ कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम वहां पे आएगा जहां पे X और Y से यूटिलिटी और प्राइस दोनों का रेशियो बराबर हो जाए। ये ना हो कि X हमारे लिए ज्यादा सेटिस्फाइंग है, Y कम, या Y ज्यादा है, X कम। जहां पे दोनों बराबर हो जाएंगे, बैलेंस में आ जाएंगे, वही हमारा इक्विलिब्रियम है। फॉर्मूला क्या होता है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन इस तरह से आता है, इफ MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, X कमोडिटी से यूटिलिटी अगर Y के कंपैरिजन में ज्यादा मिल रही है, एज अ कंज्यूमर आप क्या करोगे, यू विल बाय मोर ऑफ X और मोर ऑफ Y, मोर ऑफ X। द कंज्यूमर बाइज मोर ऑफ गुड X एंड लेस ऑफ गुड Y।
और ऐसा कब तक करोगे? जब तक कि x ज्यादा खरीदते खरीदते x की यूटिलिटी गिरने ना लग जाए और y के कम होने की वजह से इसकी यूटिलिटी बढ़ने ना लग जाए। तो जहां पे वो बराबर में आ जाएगा तो आप रोक दोगे। और अगर उल्टा हो गया, MUX अपॉन PX इज लेस देन द MUY अपॉन PY, Y से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? द कंज्यूमर बायज मोर ऑफ गुड Y एंड लेस ऑफ गुड। समझ सकते हैं इस बात को भी? फिर आइए डिमांड से रिलेटेड। अब मार्केट डिमांड क्या होती है? किसी भी चीज की पूरे मार्केट में जितनी डिमांड है, सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को जोड़ करके, दैट इज मार्केट डिमांड, है ना? द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। सिर्फ एक कंज्यूमर का जोड़ेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी लोग डिमांड कर रहे हैं मार्केट में, सबको जोड़ लेंगे तो मार्केट डिमांड। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को घटाने या बढ़ाने का काम करते हैं? पहला है प्राइस ऑफ द गुड। खुद ही बताओ, प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन चलता है? इनवर्स, जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड भी बेस्ड है। हायर द प्राइस, लेसर द डिमांड, लेसर द प्राइस। इनवर्स रिलेशन ऑलरेडी आप जानते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसका आंसर सीधा सीधा नहीं होता क्योंकि ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। कौन कौन सा? नॉर्मल गुड और नॉर्मल गुड में इनकम और डिमांड का रिलेशन डायरेक्ट होता है। डिमांड इंक्रीजेस विथ एंड वाइस वर्सा। और इंफीरियर में इनवर्स होता है, डिमांड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी। आप ज्यादा कमाने लग जाओगे तो आप इंफीरियर गुड कम खरीदोगे ना, क्योंकि आप नॉर्मल यानी सुपीरियर गुड ज्यादा खरीदोगे आप तब। फिर आइए तीसरा फैक्टर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। गुड्स रिलेटेड दो तरीके से होते हैं, आइदर एज सब्स्टिट्यूट और एज कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट जैसे कि टी एंड कॉफी, चाय का दाम बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। चाय महंगी हो गई, लोग कम खरीदेंगे, कॉफी ज्यादा खरीद लेंगे, है ना? डिमांड इंक्रीजेस इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट राइजेस। तो डायरेक्ट रिलेशन होता है यहां पर। कॉम्प्लीमेंट्री में कार एंड पेट्रोल, कार महंगी हो गई तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। कार महंगी हो गई तो लोग व्हीकल कम खरीदेंगे, और व्हीकल अगर कम खरीदेंगे तो पेट्रोल कंजम्पशन भी तो कम हो जाएगा ना। पेट्रोल का प्राइस चाहे जो रहा हो, जब कार ही नहीं है तो पेट्रोल खरीद के करेंगे क्या? पता चला कार है नहीं, खाली पेट्रोल खरीद रहे हैं। अब खाली पेट्रोल का कोई यूज तो नहीं कि खुद हम अपने आप को कंज्यूम करेंगे और अपने ही माइलेज चेक करेंगे कि 1 लीटर में कितना भागे हैं हम, ऐसा तो है नहीं। तो यहां पे आ जाएगा क्या? इनवर्स। डिमांड डिक्रीजेस इफ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट राइजेस। तो यहां डायरेक्ट रिलेशन है, यहां पे इनवर्स। कंज्यूमर प्रेफरेंस, ये भी एक फैक्टर होता है। जैसे जैसे कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होता है, डिमांड अफेक्टेड होती है। समय के साथ, फैशन के साथ, ट्रेंड के साथ चीजें बदलती रहती है ना, हमेशा एक जैसा थोड़ी ना रहता है। तो जैसे जैसे चेंज होगा डिमांड चेंज होगी। पॉपुलेशन, लार्जर पॉपुलेशन मोर डिमांड एंड वाइस वर्सा, समझ सकते हैं। एक्सपेक्टेशन, अगर फ्यूचर में प्राइस किसी चीज का बढ़ने वाला है तो करंट सिनेरियो में डिमांड, और फ्यूचर में प्राइस घटने वाला है तो करंट सिनेरियो में डिमांड कम हो जाएगी। ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात हो गई। अब आइए डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड कर्व, दोनों आप जानते हो। स्केड्यूल का मतलब होता है टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, और कर्व का मतलब होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। तो डिमांड स्केड्यूल क्या है? अ टेबल शोइंग द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड एट डिफरेंट प्राइस लेवल। और डिमांड कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल शोइंग द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड में तो इनवर्स रिलेशन होता है, और इसकी वजह से जब आप डिमांड कर्व बनाते हो, यहां डिमांड है यहां प्राइस, तो ये डीडी डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो क्या इंडिकेट कर रहा है? प्राइस आपका टॉप
से कहां गया, बॉटम, तो प्राइस घट रहा है। डिमांड कहां से गई, लेफ्ट से राइट, तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही। इस वजह से इसका कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, रिफ्लेक्ट्स द लॉ ऑफ डिमांड। अब आइए चेंजेस इन डिमांड। डिमांड में चेंजेस दो कैटेगरी में बंटते हैं, एक कहलाता है मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व और एक कहलाता है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ठीक है, मूवमेंट में दो चीजें आती हैं, आइदर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन में क्या होगा, प्राइस के घटने पे डिमांड बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस के बढ़ने पे डिमांड घटेगी। ये होता है। डिमांड कर्व की अगर बात करें तो एक्सटेंशन में डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉन्ट्रैक्शन में इट इज अपवर्ड मूविंग। ठीक है, जितना जानने लायक है उतना ही बता रहा हूं आप लोग को, बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि इतने की जरूरत नहीं, जितने की जरूरत उतना बता रहा हूं आपको। तो इट इज कॉज बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड। मूवमेंट खाली प्राइस की वजह से चेंज होता है, यानी यहां पे कौन सा रूल अप्लाई करता है, सीपी, मतलब सेट्रस पेरेबस, ये अप्लाई करता है। मतलब देयर विल बी अ चेंज ओनली इन द प्राइस, नॉट इन एनी अदर फैक्टर। प्राइस बदलने से डिमांड चेंज होगी यहां पे। ठीक है, और इसी को, मूवमेंट को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आइए शिफ्ट, डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, यह भी दो तरीके से होता है, आइदर एज इंक्रीज इन डिमांड और एज डिक्रीज इन डिमांड। कैसे, प्राइस सेम है, डिमांड फिर भी बढ़ गई, या तो इस वजह से इंक्रीज होगा, या प्राइस बढ़ गया, डिमांड घटी नहीं, सेम रह गई, तो भी ये इंक्रीज कहलाता है। और डिक्रीज कब होगा, प्राइस सेम है, डिमांड घट गई, या प्राइस घटा, डिमांड को बढ़ना चाहिए था, डिमांड बढ़ी नहीं, कांस्टेंट रह गई, देन टू इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज के केस में डिमांड कर्व कैसा होगा, ओरिजिनल डिमांड कर्व अगर डीडी है, ग्राफ को समझने की एक टेक्निक होती है, बता देते हैं आपको, मैं इसको नाम देता हूं नमस्ते टेक्निक। ठीक है, नमस्ते टेक्निक का मतलब है आप हाथ को ऐसे रखते हो नमस्ते के फॉर्म में, ये होता है राइट हैंड, ये होता है लेफ्ट हैंड आपका। ठीक है, राइट हैंड जब आप ऐसे नमस्ते के फॉर्म में रखोगे हाथ, तो किधर जा सकता है, सिर्फ राइट की तरफ, इधर नहीं आ सकता ना, ये हाथ इसको ब्लॉक कर रहा है, ये राइट की तरफ जाएगा सिर्फ, और राइट जाने का मतलब होता है इंक्रीज, ध्यान रखिएगा। ये लेफ्ट हैंड है, ये कहां जा सकता है, सिर्फ लेफ्ट की तरफ, ये राइट नहीं आ सकता क्योंकि ये हाथ इसको ब्लॉक कर रहा है, और लेफ्ट जाने का मतलब है डिक्रीज। ठीक है, अब ध्यान दो, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है डीडी, हमें आंसर समझना है कि कर्व कहां जाएगा, इस डीडी को नमस्ते करेंगे हम। ठीक है, आशीर्वाद के तौर पे ये हमको आंसर देगा, जैसा है वैसे ही नमस्ते करना है, ऐसे किया, अब डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो कौन सा हाथ मूव करेगा, राइट या लेफ्ट, राइट। तो इधर की ओर जो डिमांड कर्व बनेगा D1 D1, ये वाला जो राइटवर्ड जा रहा है, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। और डिक्रीज की अगर बात करें तो ये ओरिजिनल कर्व है डीडी, अब बताइए कहां जाएगा, लेफ्ट। लेफ्ट की ओर जो D2 D2 कर्व जाएगा, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड। समझने लायक बस इतना ही है, और ज्यादा नहीं। तो इट इज कॉज बाय चेंजेस इन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन प्राइस। यहां प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज नहीं आता, यानी यहां पे सेटेरिस पेरेबस का रूल फॉलो नहीं होता। यहां पे फैक्टर्स क्या होते हैं, इनकम है, प्रेफरेंस है, इनकी वजह से डिमांड में चेंजेस आते हैं। राइटवर्ड शिफ्ट अगर है तो क्या है, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट है तो क्या है, ये सारी बात मैंने बता दी आपको। फिर आइए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड
is a qualitative statement. Elasticity of demand is a quantitative statement. लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ यह बताता है कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड घटेगी और घटने पे बढ़ेगी। कितने से घटेगी कितने से बढ़ेगी ये नहीं बताता, सिर्फ डायरेक्शन बताता है, घटेगा कि बढ़ेगा। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्वांटिटी बताता है कि प्राइस अगर 10% से बढ़ा तो डिमांड कितने परसेंट से घटेगी, या प्राइस अगर घटा तो डिमांड कितने परसेंट से बढ़ेगी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब इम्पैक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस। फॉर्मूला आप जानते हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर आइए टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती हैं? 5 होती हैं। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक को हम लोग एक्सट्रीम डिग्रीज कहते हैं। और एक बात और समझ लीजिए, इकोनॉमिक्स में कई जगह पे वर्ड परफेक्ट आता है। परफेक्ट, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब एक बात ये समझ लीजिए, इकोनॉमिक्स में जहां कहीं भी परफेक्ट वर्ड से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट सिर्फ एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नथिंग इज परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, लेकिन इकोनॉमिक्स इज नॉट अ प्योर साइंस, इट्स नॉट अ परफेक्ट साइंस, इट इज इम्परफेक्ट साइंस। प्योर साइंस और इम्परफेक्ट साइंस में फर्क क्या है? साइंस परफेक्ट तब होती है जब किसी चीज का कॉज और आउटकम पहले से हमें मालूम हो। ठीक है, if we will mix black color with white, always the result will be gray, है ना? ये फिक्स है। ब्लैक कलर को व्हाइट के साथ मिक्स करेंगे तो हमेशा रिजल्टिंग आंसर विल बी ग्रे। अब वो डार्क ग्रे, लाइट ग्रे अलग बात है, लेकिन ग्रे होगा, ये पहले से मालूम है हमको। ये परफेक्ट साइंस है। इकोनॉमिक्स साइंस तो है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कंज्यूमर बिहेवियर पे डिपेंड करती है, और कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ही डायनेमिक होता है। इंसान अपने आप में बहुत डायनेमिक होता है और इंसान का बिहेवियर बहुत आर्टिफिशियल होता है। हम अलग अलग समय पे ना एक ही जैसी सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अभी आप मेरे सामने बैठे हो, सो वेल डिसिप्लिन्ड, कितने पढ़ाकू टाइप्स एवरीवन, है ना? कितना बढ़िया बिहेवियर आप सबका। 10 मिनट बाद जब आप क्लास से निकल करके दोस्तों के साथ होंगे, विल द बिहेवियर बी द सेम? नॉट एट ऑल, है ना? अभी मेरे सामने बैठे, हो सकता है मेरी तारीफ भी करने वाले सर बहुत अच्छे, क्लास से बाहर निकला है, क्या पढ़ाते समझ ही नहीं आता है, नींद आती है क्लास में बैठ के, एकदम पता नहीं क्या पढ़ाते रहते, अपने आप ही को पढ़ाते हैं हमको लगता है, हमको तो समझ ही नहीं आता, नींद आती रहती पूरी समय। इट इज हाईली आर्टिफिशियल बिहेवियर। हम दूसरों के सामने अलग बिहेव करते हैं, अपने आप में अलग बिहेव करते हैं, है ना? इसलिए इकोनॉमिक्स में कुछ भी परफेक्ट नहीं हो पाता। ठीक है, तो परफेक्ट वाला हमने यहां पे अलग से लिखा नहीं, तो 3 अलग से क्या बच गया? इलास्टिक डिमांड यानी मोर इलास्टिक, यहां पे ईडी इज ग्रेटर देन 1। इन इलास्टिक डिमांड यानी लेस इलास्टिक डिमांड, यहां पे ईडी इज लेस देन 1। यूनिटरी इलास्टिक, ईडी इज इक्वल टू 1। मेजरमेंट करने के तरीके क्या क्या हैं? पहला है परसेंटेज मेथड, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, यहां पे आप समझ लो, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में इलास्टिसिटी की सिर्फ 3 डिग्रीज को ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आइदर एज और एज। इसका लॉजिक क्या है? अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, या ये घटा तो ये भी घटा,
डायरेक्ट रिलेशन आ गया। इफ रिलेशन इज डायरेक्ट तो ईडी विल बी लेस देन 1। अगर रिलेशन इनवर्स है, ये बढ़ा तो ये घट गया, ये घटा तो ये बढ़ गया, इनवर्स है, तब मोर देन 1। और अगर कोई रिलेशन है ही नहीं, ये बढ़े चाहे घटे, ये सेम ही रहने वाला है, नो रिलेशन, तो आंसर विल बी इक्वल्स टू 1। समझने लायक बात ये है बस, ठीक है। इफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस विद प्राइस फॉल, डिमांड इज इलास्टिक, ये वाला इनवर्स बता रहा है। इफ टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस विद अ प्राइस फॉल, डिमांड इज इनइलास्टिक, पहला वाला बता रहा है, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मेथड कैसे काम करता है? लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। इसका कर्व आपको याद होगा, कुछ इस तरीके का होता है ना, यहां पे अलग अलग पॉइंट्स दे दिए, ए बी सी डी ई, यहां डिमांड है, यहां प्राइस। अब इलास्टिसिटी अगर हमको पॉइंट बी पे कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट कहां से कहां जाएगा? बी से लेकर ई तक, अपर सेगमेंट बी से लेकर ए तक। अब इमेजिन करो कि ये सारे गैप्स 10-10 के बराबर हैं, तो यहां बी से ई तक में कितने गैप हैं? 1 2 3, 30, ऊपर कितना गैप है? 10। आंसर क्या हुआ? तो ईडी इज मोर देन 1। सी पे कैलकुलेट करो, फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? सीई सी ए, वैल्यू बताओ 20 अपॉन, आंसर इज, तो ईडी इज, डी पे बताओ डीई अपॉन डी ए, वैल्यू बताओ 10 अपॉन 0.3 आएगा, तो ईडी इज लेस देन 1। ए पे बताओ ए ई अपॉन, ए से शुरू ए पे खत्म, ए ए, नीचे की वैल्यू, ऊपर की 0, 0 से डिवाइड करेंगे, हाँ इंफिनिटी आ गया, परफेक्टली इलास्टिक। ई पे बताओ, ई पे ई और ई से ए, तो ऊपर नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू, आंसर विल बी, 0 से डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटी आ जाता है, 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा, है ना, तो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा। गॉट इट नाउ?